जो आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, रशिया से गैस और तेल नहीं लेगा अमेरिका, बैन की कीमत हमें भी चुकानी पड़ेगी। जो बाइडेन ने ऐलान करते हुए ये बात कही, प्रतिबंधों से रशिया की अर्थव्यवस्था लचर हो गई है, हम यूक्रेन के शरणार्थियों की जिम्मेदारी लेंगे, ये बाइडेन ने बोला है। सुनिए। Today I'm announcing the United States is targeting the main artery of Russia's economy. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at U.S. ports, and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. This is a move that has strong bipartisan support in Congress and, I believe, in the country. Americans have rallied to support their Ukrainian people and made it clear we will not be part of subsidizing Putin's war. आपने सुना जो बाइडेन ने क्या बोला, लेकिन इस बीच रशिया यूक्रेन जंग के बीच बहुत बड़ी खबर आ रही है। इससे पहले कि मैं डिबेट को ओपन करूं, बिग ब्रेकिंग देखें आप। रशिया आज तीसरा युद्ध विराम करने जा रहा है। फंसे नागरिकों को निकालने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने यह बड़ा फैसला किया। सुमी, खार्किव, मारियोपोल में सीज फायर का ऐलान, चेर्निहिव, ज़ेपोरिजिया में भी युद्ध विराम का ऐलान किया गया है, लेकिन पुतिन है कि मानने को तैयार नहीं है। सीज फायर तो कर दिया, लेकिन ये कहा है, मैं ये साफ कर दूं कि अनुबंधित सैनिक युद्ध में शामिल नहीं हैं, ना ही शामिल किए जाएंगे। हमारी सेना रशिया की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करेगी। सुनिए। И к матерям, женам, сестрам, невестам и подругам наших солдат и офицеров, которые сейчас в бою, защищают Россию в ходе специальной военной операции. Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. आपने जो बाइडेन को सुना, आपने पुतिन को भी सुना, लेकिन जंग के मैदान से तबाही की बिग ब्रेकिंग एक के बाद एक चलती चली आ रही है। रशिया सेना ने 61 हॉस्पिटल तबाह कर दिए हैं। यह यूक्रेन ने दावा किया है कि रशिया रुकने का नाम नहीं ले रही। बड़ी तबाही रूस की सेना कर रही है। मिलिट्री ऑपरेशन से पड़ोसी देशों में रिफ्यूजी संकट आ गया है। तबाही है, रिफ्यूजी संकट है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यूक्रेन ने दावा क्या किया है और कितनी बड़ी तबाही आई है। लेकिन 14 दिन के बाद भी कीव पर अभी तक रशिया कब्जा क्यों नहीं कर पाया? 2 मिनट की रिपोर्ट। Сьогодні у нас на території України. Не мовчіть, підтримуйте Україну, бо якщо Україна не витримає. क्या कारण है कि रूस कीव को अब तक नहीं जीत सका? तो इस सवाल का जवाब इन तस्वीरों में है। ये एक महिला की हिम्मत नहीं तो और क्या है, अपना देश और अपनी माटी के लिए किसी से भी भिड़ जाना। ये स्वाभिमान के लिए हौसला नहीं तो क्या है, अपनी जमीन के लिए टैंकों से टकरा जाना। किसान जब जवान बन जाता है तो दुश्मन टैंक पर ट्रैक्टर भारी पड़ जाते हैं। जब सम्मान के लिए कोई बेटी इस तरह वतन को बचाने पर आमादा हो तो दुश्मन कितना भी ताकतवर हो, उसका सारा गुरूर धरा का धरा रह जाता है। सवाल नंबर 2, पित्ती सा यूक्रेन महाशक्तिशाली रूस को टक्कर आखिर कैसे दे रहा है? यूक्रेन से पलायन कर चुके अब वतन की वापसी कर रहे हैं। लाखों आम लोगों ने अपनी जमीन को, अपने लोकतंत्र को, अपनी सभ्यता को बचाने के लिए सैनिक बन गए हैं। कोई पेंटर है, कोई टीचर है, कोई प्लम्बर है, लेकिन इस वक्त हर यूक्रेनी हाथों में हथियार लेकर दुश्मन के सामने खड़ा है लड़ने के लिए। यही कारण है कि कई इलाके जो रूस के कब्जे में आ गए थे, अब वो दोबारा यूक्रेनी झंडे तले हैं। इलाके को जीतने के बाद आम लोगों के चलते रूसी लोग उस पर काबिज नहीं हो पा रहे।
सवाल नंबर 3, यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने में रूस को आखिर इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? रूस को कीव पर कब्जा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यूक्रेनी आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो गुरिल्ला वॉर कर रहे हैं। 65 किलोमीटर का रूसी काफिला बेबस है एकाएक होने वाले हमलों से। कहां से रॉकेट लॉन्चर आएगा और उनके टैंक को, उनके हेलीकॉप्टर को, उनके फाइटर प्लेन को मार गिराएगा, रूस के पास कोई क्लू नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पुतिन की शर्तें एकदम साफ हैं और पुतिन यह कहने में लगे हुए हैं कि क्रीमिया पर हमने जो फैसला लिया वो यूक्रेन मान ले, इसके अलावा लुहांस्क को लेकर या फिर डॉनबास एरिया को लेकर के जो फैसला है वो मान ले, नेटो से पीछे हट जाए। नेटो की जिद जो ठाने हुए है यूक्रेन यानी जेलेंस्की, इससे पीछे हटना चाहिए। लेकिन 14 दिन में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया है। 14 दिन को हम 2 हफ्ता मानेंगे, 2 हफ्ता यानी लगभग आधे महीने की जंग हो चली है। जंग कितनी लंबी होगी, इसमें पूरी दुनिया को कितना नुकसान होगा, डिबेट ओपन कर देता हूं मैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके परिहार डिफेंस एक्सपर्ट मेरे साथ में हैं। इसके अलावा कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह है, डॉक्टर धीरज कौल फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, अमेरिका से लाइव मेरे साथ जुड़े हैं। प्रमोद पहवा विदेश मामलों के जानकार मेरे साथ हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके परिहार, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, नफ्ताली बेनेट मना नहीं पा रहे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे मना नहीं पा रहे, इमानुएल मैक्रोन मना नहीं पा रहे, यानी इजराइल से लेकर के फ्रांस तक, फ्रांस से लेकर के भारत तक पुतिन को कोई भी मना नहीं पा रहा। और पुतिन का गुस्सा आज की तारीख में अब यूक्रेन के अलावा नीदरलैंड्स, एस्टोनिया, पोलैंड, लातविया, चेक, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, स्पेन, इन सभी पर फूटने लगा है। क्या आने वाले दिन और भी खतरनाक होने वाले हैं? नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि सिचुएशन जो आज है उससे बहुत ज्यादा आगे एस्केलेट होगी कि यूक्रेन से पुतिन जो है वो दूसरे देशों के ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन का जैसा नेचर है और कोई भी बड़ा देश अगर कोई डिसीजन लेता है तो उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स जो है वो लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट होंगे, वो सारी चीजें असेस करने के बाद 2-4 साल के प्रिपरेशन के बाद में उन्होंने ये ऑपरेशन लॉन्च किया है। तो जब तक उनके टारगेट्स क्लियर नहीं होंगे उन्होंने किसी भी पीस नेगोशिएशन प्रोसेस में भाग नहीं लेना है। एक तरह से जो नेगोशिएशन प्रोसेस होते हैं ये माइंड गेम होते हैं। ठीक है, और जो देश कोशिश कर रहे हैं उनके अपने हित होते हैं। हमारे हित है कि हमें जो है यूक्रेन से अपने भारतीयों को निकालना है, हमारे हित है कि हमें रूस से भी हथियार मिलते हैं, यूक्रेन से भी हमारा बिजनेस अच्छा है, उनसे भी हमको वेपनरीज मिलते हैं, अमेरिका से भी है। तो आप अपना इंटरेस्ट देखेंगे, कोई हर देश स्वार्थी होता है, हर देश का नेतृत्व स्वार्थी होता है, तो हमें ये कोशिश करनी ही चाहिए। मैक्रोन और जर्मनी की अपनी समस्याएं, इसलिए यूरोपियन यूनियन ने कहा कि हम गैस और नेचुरल बाकी रिसोर्सेज है उस पर पाबंदी नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो उनके देश कोलैप्स हो जाएंगे, उनके पॉलिटिकल कंपल्शंस उनको नहीं होने देंगे। सर इससे पहले कि मैं कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह के पास में जाऊं, बड़ी खबर आ रही है, बैटल जोन बिग ब्रेकिंग आ गई है। सुमी समेत कई इलाकों में रशिया के हवाई हमले बहुत तेज हो चले हैं। रशिया की एयर स्ट्राइक में मारा गया है एक पूरा परिवार। एयर स्ट्राइक में 16 साल का एक चैंपियन भी मारा गया है। हवाई हमले में सुमी के टॉम प्रीमेंको की मौत हो गई है। टॉम प्रीमेंको सैम्बो में यूक्रेन के चैंपियन थे। ये बहुत ही दुखद खबर आई है, यानी सुमी में अभी भी तबाही मची हुई है। कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह, मैं आपके पास में आता हूं। अमेरिका ने यह कह दिया कि अब हम रशिया से तेल नहीं लेंगे, रशिया से हम गैस नहीं लेंगे, हमारी इकोनॉमी को भी नुकसान होगा। इस तरह के सैंक्शन क्या किसी भी तरीके से पुतिन पर दबाव डाल पाएंगे? कर्नल शैलेंद्र, मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से पुतिन और रशिया काम कर रहा है लड़ाई से रिलेटेड कि प्रतिबंध इस समय उन्हें रोक पाएंगे, क्योंकि जिस चीज को वो अचीव करना चाह रहे हैं वो जरूर अचीव करेंगे। और रशिया के कैरेक्टर में है, रशियंस के कैरेक्टर में है कि अगर कोई चीज ठान ली तो उसको वो जरूर करके दिखाते हैं। जहां तक प्रतिबंधों की बात है, मैं यूएस के साथ शायद एग्रीमेंट में नहीं हूंगा और यूएस को रिक्वेस्ट करूंगा कि रिकंसिडर करें। आप सिर्फ रशिया के खिलाफ क्यों लगाएंगे? सभी वो कंट्रीज जो रशिया को ओपनली सपोर्ट कर रही हैं, चाइना जैसी, उसके खिलाफ क्यों नहीं? क्योंकि वहां आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अटका हुआ है। सो ये जो प्रतिबंध भी जो हैं ये बड़े सेलेक्टिवली लगाए जा रहे हैं। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि नेटो के कुछ देश प्रतिबंधों को ना लगा पाने की अपनी बेबसी दिखा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनके यहाँ की एनर्जी की पूरी रिक्वायरमेंट रशिया से आती है। सो प्रतिबंध अपने आप में शायद पुतिन और रशिया को नहीं रोक पाएंगे।
तो डॉक्टर धीरज कौल, अगर प्रतिबंध रोक नहीं पाएंगे, ये जो सेलेक्टिव बैन है या सेलेक्टिव सैंक्शंस हैं, आगे आने वाले दिनों में किसी तरह का असर होगा या सिर्फ सिंबोलिज्म और टोकनिज्म में ही नजर आएगा? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसे कि मैं एक फाइनेंशियल एनालिटिक वर्ल्ड से भी अटैच हूँ, वॉल स्ट्रीट से, तो ये बिल्कुल सही बात है कि आज तक के सबसे सीवियर मेजर्स ये हैं। आपके जानकारी के लिए 6,72,000 बैरल पर डे यूएस लेता है, 8% की पूरी डिपेंडेंट है रशिया पे। आज वो पूरा चोक हो गया, दैट वाज द लास्ट रिजॉर्ट। और एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, F-16 जो हम पीछे बात कर रहे थे, F-16 यूएस ने अप्रूव कर दिए हैं, पोलैंड को देगा, और रिवर्टल में पोलैंड वहां से MiG-29 यूक्रेन को प्रोवाइड करेगा, क्योंकि उनके फ्लायर्स आर मोर कंफर्टेबल विद मिग। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इंटरनेशनल रेटिंग है मूडीज की, जो एक क्रेडिट प्रोवाइड करती है कंट्री को, वो CA और CCC में जा चुकी है। मतलब रशियन डिफॉल्ट हो जाएंगे, उनका रूबल तो ऑलरेडी 50% गिर चुका है, मार्केट्स क्रैश्ड है। फाइनेंशियल प्रेशर ओलिगार्ड्स का जो आप बोल रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं बैटल जोन से अगली जो 2 ब्रेकिंग है, आपकी बात से जुड़ी हुई है, अगली 2 ब्रेकिंग है। एक ब्रेकिंग तो है पोलैंड को लेकर, रशिया यूक्रेन जंग के बीच पोलैंड से बहुत बड़ी खबर आई है। अपने सभी MiG-29 फाइटर यूक्रेन को देगा पोलैंड, ये पोलैंड ने फैसला किया है। यूएस ने कहा कि पोलैंड का कदम चिंता पैदा करने वाला है। ज़ेलेंस्की पूरी दुनिया से ये बार बार कहते हैं कि मदद करने के लिए यूक्रेन की कोई आगे क्यों नहीं आ रहा, लेकिन इस बीच पोलैंड ने यह फैसला किया है कि सभी MiG-29 फाइटर यूक्रेन को दे देगा पोलैंड। एक और बड़ी खबर है, इसके बाद बैक टू बैक चलाया जाए। विदेशी मुद्रा रोक को लेकर के जो बिग ब्रेकिंग है, जंग के बीच रशिया ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया। रशिया ने विदेशी मुद्रा की बिक्री पर रोक लगा दी है। अधिकतम $10,000 विदेशी मुद्रा में लोग अपने अकाउंट से निकाल सकेंगे रशिया के अंदर, और बाकी सभी फंड का भुगतान अब रूबल में होगा। इस वक्त की बड़ी खबर, इकोनॉमी को बचाने के लिए यह बड़ा फैसला किया गया है। हम सीधे प्रमोद पाहवा जी के पास में चलते हैं। प्रमोद जी, अपने सभी MiG-29 फाइटर जेट यूक्रेन को देने वाला है पोलैंड। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी वजह से पुतिन और भी भड़क जाएंगे, और अगर भड़केंगे तो ये रिटेलिएशन दुनिया के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा? प्रमोद जी, कब तक देगा, और जब तक वो देगा उससे पहले तो वहां सब कुछ सेटल हो चुका होगा। वैसे भी एज ऑन टुडे यूक्रेन की कोई हवाई पट्टियां ऐसी नहीं है कि वहां से मिग उड़ाया जा सके, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा फर्दर होने वाला है। मिग देना उसके लिए इसलिए भी मजबूरी है। प्रमोद जी, अपनी बात आप यहीं से आगे बढ़ाइएगा। प्रमोद जी, अपनी बात आप यहीं से आगे बढ़ाइएगा। कुछ टेक्निकल स्नैक की वजह से हम आपको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन कुछ लड़कियां हैं जो गुहार लगा रही हैं और जो ये कह रही हैं पूरी दुनिया से, युद्ध से हमें कुछ नहीं मिलता, युद्ध से आपको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ जान जाती है और जिंदगी अधर में रह जाती है। ये दर्द है, आंसू हैं, चीख है, गुहार है, संगीत के अंदाज में है। ये छोटी सी बच्चियां, मासूम सी बच्चियां पूरी दुनिया से कुछ कह रही हैं। एक बार सुनिए आप। Прошу, не убивайте, и мирные сны молю людям дайте. Мне жалко народ, мне жалко страну. Молю кто-нибудь, отмените войну. Я сделаю, я очень боюсь, но буду я смелою. Я так хочу жить, я так хочу мира. И там наверху спрячьте мундиры. संगीत एक ऐसी चीज है ना, जिसे आप दिल से जब सुनते हैं तो बहुत हद तक चोट आपके जहन तक होती है और आप ये समझने को मजबूर हो जाते हैं कि मासूमियत भी क्या कर रही है। प्रमोद पाहवा जी, आप अपनी बात पूरी करें। कुछ टेक्निकल स्नैक की वजह से संपर्क टूट गया था। प्रमोद जी, अपनी बात पूरी करें आप। मैं ये कह रहा था कि MiG-29 देना उसके इसलिए भी मजबूरी हो जाएगी कि अगर रशिया और पोलैंड एक दूसरे के अपोनेंट हो जाते हैं तो रशिया MiG-29 की मेंटेनेंस देनी बंद कर देगा। उसके लिए वो एक डिब्री से ज्यादा और भंगार से ज्यादा कुछ नहीं बन पाएगा। वो उसका वैसे भी कोई रीजन नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के पूरे कल उसने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक्सेप्ट कर लिया है कि यूक्रेन के आसमान पर
रूस का कब्जा है। उसके अलावा कल उन्होंने एबीसी को 26 मिनट का एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मैं डॉनबास को एक्सेप्ट करने के लिए भी तैयार हूँ, कुछ शर्तें मानने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है, सिर्फ फेस सेविंग के लिए उसको चाहिए कि उसको सरेंडर ना बोला जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मेरा अपना विचार है या मेरा अपना अंदेशा है कि जोवेंस्की के लिए ये जान का खतरा हो सकता है। उसके अलावा वहां पर ब्लैक वाटर वर्ल्ड वाइड के और प्रमोद जी आप बड़ी बात बोल रहे हैं, प्रमोद जी आप बड़ी बात बोल रहे हैं कि ज़ेलेंस्की के लिए जान का खतरा, लेकिन इस बीच वॉर सायरन बज गया है। इसका मतलब वॉर जोन ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर आने वाली है। जंग के मैदान से बहुत डराने वाली खबर आ गई है। चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट को लेकर बिग ब्रेकिंग आ गई है। चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट से IAEA का संपर्क कट गया है। रशियन कब्जे के बाद प्लांट से संपर्क कट गया है। प्लांट को लेकर यूक्रेन को बड़े खतरे का शक पैदा हो गया है। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का संपर्क इस वक्त न्यूक्लियर प्लांट से कट गया है। इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? सीधे हम चलते हैं मेजर जनरल रिटायर्ड JKS परिहार के पास। JKS परिहार जी, आपको क्या लगता है कि अगर चेरनोबिल का संपर्क IAEA से कटा है, क्या इसके पीछे भी रशियन फौज हैं? चेरनोबिल से लेकर के ज़ेपोरिजिया तक अगर इस तरह कब्जा होने के साथ ही कुछ शक पैदा करने वाली चीजें सामने आ रही हैं, क्या यह माना जाए कि आगे आने वाले दिनों में जो बात हम बार बार कहते हैं कि परमाणु अटैक का कुछ खतरा हो सकता है? देखिए, परमाणु प्लांट जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उसमें इंटरनेशनल एजेंसीज मॉनिटर करती है, सारे देश उसको एक्सेप्ट किए। अब इसमें ये रशिया उसको ब्लॉक कर रहा है कि यूक्रेन का डेलिब्रेट एक्ट है रशिया को इसमें ब्लेम करने के लिए, या जो यूक्रेन में दूसरे जो उनके जो गुरिल्ला करके जो जितने भी जेल से छोड़े हुए लोग हैं वो कर रहे हैं, ये समय ही उसको बताएगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि यूक्रेन ने उसको आउट ऑफ उसमें करके वहां पर वो अपनी कुछ एक्टिविटीज जो है प्लान कर रहे हैं, जैसा रशिया क्लेम कर रहा है कि इस प्लांट्स में जो है यूक्रेन और US मिलके न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हमने किया है। तो ये इंफॉर्मेशन वार भी इसमें सब चलते रहते हैं। सही सिचुएशन जो है वो ऐसे हालात में, जबकि रशियन मीडिया टोटली वेस्टर्न मीडिया ने ब्लॉक किया हुआ है, जो भी न्यूज हमारे पास आती है, इंफॉर्मेशन आती है, वो या तो वेस्टर्न उससे आ रही है या फिल्टर होके आ रही है। तो समय के साथ ही इसको करना होगा सर, लेकिन एक बहुत फैक्ट वाली खबर आ गई है, क्योंकि शुरुआत में हमने ये बताया था कि अमेरिका ने बैन लगा दिया और अमेरिका ने ये कह दिया है कि तेल और गैस हम सप्लाई नहीं कराएंगे और जो भी आयात होगा रशिया के साथ में रोका जाएगा। लेकिन ब्रिटेन ने भी एक बड़ा फैसला कर लिया है, रूस की कमर तोड़ने के लिए आगे आ गया है ब्रिटेन। बाइडेन के बाद ब्रिटेन सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया, 2022 के अंत में रशिया से तेल आयात बंद किया जाएगा। ब्रिटेन को रशियन आयात के विकल्प की अभी फिलहाल के लिए तलाश है। डॉक्टर धीरज, मुझे समझ में नहीं आया कि सैंक्शन लगाएंगे लेकिन कंडीशंस के साथ, सैंक्शन लगाएंगे लेकिन इंतजार करेंगे, सैंक्शन लगाएंगे लेकिन 1 साल के बाद, ये किस तरह की हिपोक्रेसी है? समझ नहीं आया मुझे डॉक्टर धीरज। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। देखिए, अमेरिका वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, लेकिन 51% इंपोर्ट हमारे कनाडा से आते हैं। हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन यूरोप में अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, उनकी ऑयल और गैस पूरा उस पर डिपेंडेंट है, रशिया पे तकरीबन 35%। वो सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे, उनके लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, स्पेशली जब वेनेजुएला और ईरान के ऊपर इस टाइम सैंक्शंस लगी हुई है। या तो उसको हटाएं, और अभी सऊदी प्रिंस को रीच आउट किया था बाइडन ने, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, विच इज वेरी नेगेटिव। लेकिन एक बात बताता हूं, अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियां मैकडोनल्ड, पेप्सी, कोक, यू नेम इट, सब ने अपने खत्म कर दिया है रशिया से फिलहाल, और लेकिन दे आर स्टिल पेइंग सैलरीज टू पीपल। तो इकोनॉमिकल वॉरफेयर पूरा फुल ब्लंट पे चल चुका है रशिया के खिलाफ, और उनका सेंट्रल बैंक शायद डिफॉल्ट करने वाला है बहुत जल्दी। इंटरनेशनल पेमेंट्स पे जो आपने बिल्कुल सही मेंशन किया, अब रूबल में वो एक्सेप्ट करेंगे। और चाइना पे अमेरिका ने सीधे चेतावनी दी कि अगर आपने हमको बाईपास करके रशिया की मदद करने की कोशिश की सेमीकंडक्टर्स में, तो चाइनीज कंपनीज को हम बैन कर देंगे अमेरिका में, जो बहुत बड़ी फाइनेंस की न्यूज है। कल आप स्टॉक मार्केट पे इसका रिएक्शन भी देखिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं इससे पहले कि अपनी डिबेट में आगे बढ़ूं, एक तस्वीर हम दिखाते हैं, और तस्वीर के अलावा एक बयान है एक पाकिस्तानी महिला का। यूक्रेन में फंसी हुई थी, लेकिन भारत ने अपनी कोशिश के जरिए उसे वतन वापस पहुंचाया। ये महिला आज की तारीख में ये कह रही है कि मोदी जी थैंक यू सो मच। ये महिला ये कह रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। और पाकिस्तान की ये महिला किस तरह से भारत का शुक्रिया अदा कर रही है, जब जान के लाले पड़ गए, जिंदगी बचाने के लिए कैसे भारत काम आया, आप सुनेंगे, आप भी दंग रह जाएंगे। सुनिए। Hello, my name is Asma Shakrik and I'm from Pakistan,
and I'm really thankful to the embassy of Indian Embassy of Kyiv for supporting us all the way here, as we were stuck in very difficult situations, and also thanking the Prime Minister of India, and thank you so much for supporting us, and hope we get home safely because of the Indian Embassy. आपने सुना कि पाकिस्तान की एक महिला ने कैसे कहा कि हम फंस गए थे, उसके बाद भारत ने बाहर निकालने में मदद की है। लेकिन इस बीच वॉर जोन की एक और बड़ी खबर, CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने बड़ा बयान दिया है। CIA के डायरेक्टर ने कहा कि पुतिन पागल नहीं है, पुतिन की आदतों में अलगाववाद बढ़ गया है। ये CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने कहा है। अमेरिका की जासूसी एजेंसी है CIA, और डायरेक्टर का ये कहना है कि पुतिन पागल नहीं है। कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह के पास में चलते हैं। कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह, अगर CIA डायरेक्टर ये बयान दे रहे हैं कि पुतिन पागल नहीं है, ये इशारा क्या है, क्या कहना चाहते हैं? अगर पुतिन डिसाइसिव हैं तो फिर इस तरह का युद्ध क्यों लड़ रहे हैं? अगर पुतिन डिसाइसिव हैं तो सवाल ये पैदा हो रहा है, इकोनॉमी की कमर टूट गई है, आगे आने वाले दिनों में सैंक्शन बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि सैंक्शन का असर नहीं होगा, लेकिन पुतिन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पुतिन को यह पता है कि नीदरलैंड्स भी सामने खड़ा हो जाएगा, पोलैंड भी मुखालफत में खड़ा हो जाएगा, चेक रिपब्लिक आ जाएगा, स्वीडन आ जाएगा, अमेरिका भी बहुत दिन तक चुपचाप बैठेगा नहीं। नेटो भी अब उसने भी फैसला कर लिया है कि 8 से 9 दिन के बाद में एक्टिव होने जा रहा है। तो फिर पुतिन पागल नहीं है। CIA के डायरेक्टर ने अगर यह बात कही है तो मायने क्या है? देखिए, अगर रशिया इफ इट ऑल इज अ सुपर पावर और उसका प्रेसिडेंट, ये गलत होगा सोचना कि उनमें दिमाग नहीं है या सोच नहीं है। आपको क्या लगता है ये जिस तरह के सैंक्शंस इस समय लगाए जा रहे हैं, थ्रेट दी जा रही है, ये रशिया ने सोचा नहीं होगा? रशिया इतना पागल हो सकता है? चलिए, पुतिन अकेले में अपने आप को पागल आप डिक्लेयर भी कर दें, तो रशिया के जो थिंक टैंक्स हैं, जो फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, उन्होंने नहीं बताया होगा कि सर आगे ये होगा। और बाय द वे, ये सारे के सारे जो प्रतिबंध हैं, मैं फिर से दोहराता हूं, कल सुबेरे इस लड़ाई को नहीं रोक पाएंगे। यस, इट विल हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट, बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन लड़ाई रुकने में अपने आप टाइम लेगी। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात में अगर आप अलाउ करें, वो जो पाकिस्तान लेडी का आप बता रहे हैं, वो भाई क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब नहीं सुन पा रहे कि वो लेडी क्या कह रही है? वो अकेली नहीं कह रही है, उसके पहले कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह क्या है ना कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो तो अपनी चौथी शादी की तैयारी कर रहे हैं ना, वो तो अपनी सरकार बचाने की तैयारी कर रहे हैं ना। ISI चीफ क्या कर रहा है? पाकिस्तान की आर्मी चीफ क्या कर रहा है? उन्हें पिंकी पिरनी से फुर्सत मिले तब ना, उन्हें ISI से फुर्सत मिले तब ना, अपनी सरकार बचाने से फुर्सत मिले तभी तो अपने सिटीजन को बचाएंगे ना। ये क्लिपिंग UNHRC को देनी चाहिए कि देखिए, आप एक तरफ हमसे सवाल जवाब करते हैं और ह्यूमैनिटेरियन में आप कुछ नहीं कर रहे हैं, रेड क्रॉस कुछ नहीं कर रहा है, और हियर इज अ केस जहां इंडिया कर रहा है। मेजर जनरल JKS परिहार, मुझे एक चीज ये समझाइएगा कि एक फौजी स्ट्रैटेजी होती है, स्ट्रैटेजी होती है, वो कितने दिनों की एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है? अगर कोई किला फतेह करना है तो स्ट्रैटेजी में मोडेलिटीज क्या क्या तय की जाती हैं? प्लान A, प्लान B, प्लान C किस तरह से रखा जाता है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि 14 दिन के युद्ध के बाद रूसी फौजियों के जहन में क्या क्या चल रहा होगा, क्योंकि एक कर्नल मारा गया है, एक मेजर जनरल रैंक का अधिकारी मारा गया है, तो फिर ऐसे में क्या फौजी तैयारियां भी रशिया की फेल हैं? नहीं, मैं नहीं समझता हूं तैयारी उनकी फेल है, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन के आप छोड़ दिए, पीस टाइम एरिया में भी जितने भी डिप्लॉयमेंट ऑपरेशनल एरियाज में होते हैं, वो अपनी एक्सरसाइज और वार प्लान उनके बिल्कुल प्रिपेयर्ड होते हैं, कोई सी भी कंट्री हो, चाहे भारत हो, चाहे मेजर जनरल सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, मैंने क्यों कहा कि फेल है? सैनिक 12,000 मारे गए, फाइटर, आपके पास मैं आता हूं, इस बीच वॉर जोन को लेकर के सायरन बज गया है, जंग के बीच 40 लाख लोग छोड़ सकते हैं यूक्रेन। पलायन पर संयुक्त राष्ट्र ने यह बड़ा अनुमान लगाया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा शरणार्थी संकट है। यूनिसेफ के मुताबिक शरणार्थियों में आधे बच्चे हैं, यानी UN ने यह कह दिया है कि 40 लाख लोगों का पलायन हो सकता है। 20 लाख पिछले हफ्ते का अनुमान था। मेजर जनरल JKS परिहार, अपनी बात आप आगे पूरी कर सकते हैं, और मेरे कहने का मतलब ये कि सैनिक 12,000 मारे गए, फाइटर जेट 48 तबाह हो गए, हेलीकॉप्टर 80 चले गए, टैंक 303 तबाह हो गए, आर्टिलरी यूनिट से आर्टिलरी लगभग 120 पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। इसलिए मैंने पूछा कि फौजी तैयारी में क्या किसी तरह का कोई लूपहोल या फेल्योर है? मेजर जनरल
मैं नहीं समझता हूं कि उनका कोई लूप होल है। ये जो फिगर्स होते हैं ये मेरे हिसाब से हाईली इन्फ्लेटेड फिगर्स हैं, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जो कैजुअलिटीज हुई थी वो टोटल डिप्लॉयमेंट फोर्स का जो है वो 6 से 8% से ज्यादा नहीं है। अच्छा। उसके बाद में बाकी वार जो हुए हैं उनमें ये 2 से 3% से ज्यादा जाते ही नहीं है। हर तरह की उसमें तैयारी जो है, मैं समझता हूं पुतिन का जो प्लान है उसमें वो बेसिकली वो कीव को स्ट्रेंगुलेट करके जेलेंस्की से अपनी शर्तें मनवाना चाहते हैं, और मॉडर्न वॉरफेयर में जो प्लेन एरिया में है 14 से 21 दिन के डिसीजन आ जाना चाहिए। और आप देखिए आज जो है वो प्रेशर टैक्स में उनकी काम कर रही है। सिविल लोकेशन जितने भी हैं, गैस है, वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, फूड सप्लाई, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पूरा यूक्रेन में कोलैप्स हो गया है। लेकिन मेजर जनरल एक सवाल ये पैदा होता है कि जेलेंस्की क्या ऐसे हैं कि 100 कदम आगे जा करके 10 कदम पीछे खींचेंगे? क्योंकि जेलेंस्की ये कह रहे हैं जिंदा हूं मैं, जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि ढूंढ ढूंढ कर कब्र तक पहुंचाएंगे, जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि सरेंडर नहीं करेंगे, जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि हम हर एक जिंदगी का बदला लेंगे। क्या जिद छोड़ेंगे भी? वो तो उनका टीवी ड्रामा चल रहा है, पुराने एक्टर हैं। जेलेंस्की कुछ नहीं कर सकते, उनको सारा, जब अमेरिका उनसे पूरा सपोर्ट विड्रॉ कर लेगा वो अपने आप गिर पड़े। अब अफगानिस्तान में भी यही हुआ। अशरफ गनी आखिरी वक्त तक कह रहे थे मैं छोड़ के नहीं जा रहा, और वो निकल गए उसके 2 घंटे बाद। ये तुरंत कोलैप्स होगा। ये मैं मान के चलता हूं कि इसमें पुतिन का जो प्लान है कि यूक्रेन जो है राइटिंग में इनको ये टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करेगा कि वो नाटो में एंटर नहीं करेंगे। उसके अलावा ये डॉनबॉस ईस्टर्न एरिया है, उसको उनको मानना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ 1 हफ्ते के अंदर इस वार का जो है वो डिसिसिव एंड हो जाएगा। उसके बाद में फिर आपने ये बड़ा इंडिकेशन दिया है। आपने अपनी तरफ से ये जो बात की है, जो प्रेडिक्शन किया है कि 1 हफ्ते के अंदर कुछ बड़ा निकल करके सामने आएगा। क्यों आखिरकार आप ये बात कह रहे हैं? इसके पीछे के कितने फैक्ट्स हैं, इसे भी लेकर के मैं बातचीत करूंगा। और इसके अलावा ज़ेपोरिजिया में क्या चल रहा है, चेर्नोबिल में क्या चल रहा है, कीव, खार्किव, खिर्सन में क्या चल रहा है, ये सब कुछ हम दिखाएंगे, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले हेडलाइंस। 2 हफ्ते का मतलब होता है लगभग आधा महीना जंग का हो चला है। लेकिन अभी तक पुतिन ये नहीं कह सकते कि यूक्रेन पर कब्जा कर लिया, और इतना भी नहीं कह सकते कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा कर लिया है। ऐसा क्यों? जंग कब तक चलेगी? जंग के नतीजे क्या रहेंगे? क्या क्या भुगतने को मिलेगा पूरी दुनिया को? इस बीच बड़ी खबर यह है, ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर बहुत बड़ी खबर है। प्लांट के कर्मचारियों को प्रताड़ित कर रहा है रशिया। यूक्रेन के ऊर्जा मंत्री ने रशिया पर बड़ा आरोप लगाया। चेर्निहिव प्लांट की सुरक्षा को भी खतरे में बताया है। अभी की बड़ी खबर जो यूक्रेन की सरजमी से आ रही है। कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र, पुतिन ने 4 महीने की तैयारी की, लेकिन पुतिन फेल है। प्लान था सरेंडर कराएं, पुतिन फेल हैं। प्लान था कठपुतली सरकार बनाएं, लेकिन पुतिन फेल हैं। मैं यूक्रेन के अलावा यह भी जानना चाहूंगा, रशिया को कितना नुकसान हुआ? अक्टूबर 2021 में ही डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट शुरू कर दी, दिसंबर में ट्रूप्स भेज दिए, टैंक भेज दिए, हेवी आर्टिलरी डिप्लॉय कर दी, कई अलग अलग पोजीशन पर तैनाती कर दी। जनवरी 2022 में बेलारूस में साझा सैन्य अभ्यास किया, उसके बाद 24 फरवरी को अटैक कर दिया। लेकिन अभी भी पुतिन फेल क्यों? नहीं, ये गलत हो जाएगा किसी के लिए भी कहना कि वो फेल है। देखिए, होता क्या है कि आप पहले बनाते हैं स्ट्रैटेजीज से पहले होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ठीक है। अगर वो फेल हो जाता है तो आप स्ट्रैटेजीज बनाते हैं जिसके बेसिस पर आपके टैक्टिकल प्लान्स उस स्ट्रैटेजी को अचीव करने के लिए बनाए जाते हैं। मतलब ये बिल्कुल सारी चीजें कैलकुलेटेड चलती हैं। और जिस फेलियर की बात आप कर रहे हैं, वो फेलियर हमारे आर्मी की लैंग्वेज में फेलियर नहीं बोला जाता, उसे टैक्टिकल चैलेंजेस बोला जाता है। ठीक है। कि यस, सोचा था कि कहीं पर कुछ होगा या नहीं होगा, और वो चीज आपके हिसाब से नहीं आई, तो आपने अपनी टैक्टिक्स बदली। आप अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदलते, लेकिन टैक्टिकल एम्स बदलेंगे, एक्सटेंड होंगे, बाएं जाएंगे, दाएं जाएंगे। बॉटम लाइन जो आप कह रहे हैं कि जी हम यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे, देखिए, कब्जा करने के लिए आपको इन्फेंट्री चाहिए। इन्फेंट्री जब अगर पहले भेजी होती तो आपकी कैजुअलिटी ज्यादा होती। इस समय जो मैकेनाइज्ड और आर्मर्ड कॉलम चल रहे हैं, ठीक है, वो स्लो पर इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है। ये तो एक
कर्नल शैलेंद्र, ये तो एक फौजी नजरिए की बात हो गई, लेकिन काफी देर से प्रमोद पाहवा जी भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। प्रमोद जी, अब मैं अपने हिंदुस्तान की बात करूंगा, अपने मुल्क की बात करूंगा और इसके अलावा अपने कॉन्टिनेंट की भी बात करूंगा। 14 दिन के बाद भारत में कितने चैलेंजेस सामने आए हुए हैं और कितने आने वाले हैं, इसे लेकर के आप क्या समझते हैं? और मैं सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात ही नहीं करूंगा, मैं क्रूड ऑयल सोना चांदी की बात ही नहीं करूंगा, मैं शेयर बाजार इकोनॉमी की बात ही नहीं करूंगा। मैं ये जानना चाहूंगा कि एशिया के जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में क्या किसी तरह का कोई बदलाव आया है? अगर आया है तो आज की तारीख में भारत कहां खड़ा है? आपसे यही सवाल होगा, लेकिन उससे पहले सामने आई वेनेजुएला एयरपोर्ट की सैटेलाइट इमेज। हमले के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर पूरी तरह तबाह हो गया है। मिसाइल हमले में एयरक्राफ्ट भी तबाह हुए हैं। रविवार को मिसाइल से एयरपोर्ट पर हमला किया गया था, यानी वेनेजुएला एयरपोर्ट की तबाही की तस्वीरें सैटेलाइट इमेज आई हैं। थोड़ी देर के बाद हम आपको दिखाएंगे। प्रमोद पाहवा जी, मेरे सवाल का जवाब दें आप। नहीं, जहां तक भारत की बात है तो भारत ने थोड़ा सा तो रुख पलटा है। अगर नहीं पलटा होता तो पहले की तरह घुटने टेककर अमेरिका के साथ खड़ा होता और अमेरिका का साथ दिया होता। लेकिन शायद अभी भी हमारे यहाँ ऐसे बहुत से अधिकारी हैं जो सरकार की या हमारे नेतृत्व की नीतियों से सहमत नहीं होते। ठीक है। और जहां तक हमारी फाइनेंशियल्स बात है तो ये हमारी सरकारी नीतियां हैं, ये हमारे गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं, जिसकी वजह से हम पेट्रोल डीजल के लिए हम प्रॉब्लम में हैं। वरना अगर हम आज रूस से ले सकते या ईरान से ले सकते, अमेरिका के दबाव में नहीं आते, तो शायद वो सब डाउट्स भी हमारे क्लियर हो जाते। सर मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, सर आपको मुझे रोकना पड़ रहा है क्योंकि कुछ ताजा तस्वीरें भी आ रही हैं। ये यूक्रेन के बुचा की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं, जहां पर रशियन फौजी नजर आ रहे हैं और तबाही के निशान किस तरीके के हैं। ये यूक्रेन का बुचा शहर, जहां की तस्वीर आपको सड़क पर नजर आ रही है। रशियन फौजी आपको नजर आ रहे हैं और आसपास के कई लोग हैं जो बहुत पैनिक सिचुएशन में हैं, शहर को छोड़ करके जाना चाहते हैं। जहां तक भी आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की ही तस्वीर नजर आएगी। यहाँ पर बम फूटे हैं और एक साइड में अगर आप देखेंगे, एक प्लेटफॉर्म के दूसरी तरफ कई ऐसे लोग हैं जो अपना घर छोड़ करके जा रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको नजर आ रहा है और जो घर भी हैं, जो रिहायशी इलाके भी हैं, वहां पर भी कितनी तबाही हुई है। तबाही होने के बाद फिर कैसे रशिया की फौज पहुंची है और इस बात का जायजा ले रही है कि कितने आखिरकार विद्रोही, वो विद्रोही जो रशिया का विरोध करते हैं, वो कितने छिपे हुए हैं, कितने ऐसे यूक्रेन के फौजी हैं। और इन तस्वीरों को देख करके आप ये समझें कि कितना भीषण धमाका यहां पर किया गया है, जहां पर परखच्चे उड़ गए हैं इमारतों के, जहां पर चीथड़े उड़ गए हैं सड़क के, और वहीं स्ट्रेचर पर लेकर के कई ऐसे घायल हैं जो रशिया के फौजी हैं, जिन्हें लेकर के जाया जा रहा है। ये ताजा तस्वीरें हैं जो अभी आपको नजर आ रही हैं। इस बीच इस वक्त एक और बड़ी खबर, यूक्रेन युद्ध में रशिया को लगा एक और बड़ा झटका। जंग में लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी की मौत हो गई है। 3 दिन पहले एक मेजर जनरल की मौत हुई थी और अब एक रशियन अधिकारी की मौत हुई है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर, बिग ब्रेकिंग, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा ऐलान कर दिया है। यूक्रेन को नहीं चाहिए नेटो की मेंबरशिप, ये जेलेंस्की बोले। डोनेट्स्क और लुहांस्क पर भी बातचीत के लिए हम तैयार हैं। यह चौंकाने वाली खबर आई है। रशिया को शांत करने के उद्देश्य से जेलेंस्की ने बड़ा फैसला लिया है। जेलेंस्की ने अपने बयान में क्या कहा, एक बार सुनिए आप। Ready for a dialogue regarding NATO. I have cooled down regarding this question a long time ago. After we understood that that NATO is not prepared to accept Ukraine. I never wanted to be a country which is begging something on its knees, and we are not going to be that country. And I don't want to be that president. These pseudo republics, but we can discuss and find a compromise on how these territories will live on. What is important to me is how the people in those territories are going to live. ये तो युद्ध के मैदान से बहुत चौंकाने वाली खबर आ गई है। क्या जेलेंस्की ने सरेंडर कर दिया है? क्या जेलेंस्की ने पुतिन की शर्तें मान ली हैं? हम इस पर आगे डिबेट भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे। लेकिन यूपी से बड़ी खबर आ रही है, यूपी से बड़ी तस्वीर आ रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ यूक्रेन से लौटे हुए भारतीय छात्रों के साथ में मुलाकात कर रहे हैं। संवाद बनाना, फिर हमारी जो भारतीय एम्बेसी है उसके द्वारा भी कार्रवाई वहां पर प्रारंभ की गई। अलग अलग देशों से जुड़े हुए मामले होने के नाते समस्याएं खड़ी होती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण
हर एक देश के साथ संबंध ठीक होने के कारण रोमानिया है, हंगरी है, पोलैंड है, तो कहीं भी कोई समस्या नहीं खड़ी हो पाई। जो सुविधा रोमानिया बॉर्डर पर या पोलैंड बॉर्डर पर या हंगरी बॉर्डर पर भारत के नागरिकों को मिल पा रही थी, अन्य देशों के नागरिकों को वह सुविधा नहीं मिल पा रही थी। कारण था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वयं इसमें रुचि ली और फिर भारत वापस लाने के लिए 4 केंद्रीय मंत्री वहां भेजे गए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। वापस से अपनी खबर पर आते हैं, जहां पर ज़ेलेंस्की ने ये कह दिया है कि हम नेटो में शामिल नहीं होंगे। ज़ेलेंस्की ने यह भी कह दिया है कि हमें लुहांस्क को एक स्वतंत्र देश के तौर पर, डोनेस्क, इन्हें हम आजाद मुल्क के तौर पर आगे हम मानेंगे और मानने के लिए तैयार है। मेजर जनरल रिटायर्ड GKS परिहार, अभी आप कह रहे थे 7 दिन के अंदर कुछ डिसाइसिव होने वाला है। क्या ये ज़ेलेंस्की का सरेंडर है? नहीं, मैं सरेंडर तो नहीं कहूंगा, क्योंकि जो पीस के लिए जितनी 3 वार्ताएं हुई हैं, हमेशा जो है ये ग्राउंड बनाए जाते हैं। और जिस तरह से मोदी की बात कर रहे हैं, मैक्रो बात कर रहे हैं, उसके बाद में इजरायली प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो ये एक दूसरे कंट्रीज के मैसेजेस इनडायरेक्टली जो है वो कन्वे किए जाते हैं। पॉलिटिकल जो होता है, तो ये पिछले 8-10 दिन से ये पूरी प्रोसेस चल रही है जी। अब अल्टीमेटली मैंने आपको पहले भी यही कहा था कि इसका जो होना है, रशिया बार बार कह रहा है कि हमें यूक्रेन पे कब्जा करना ही नहीं, हमारा वो टारगेट ही नहीं था। तो पहला टारगेट कि यूक्रेन की मिलिट्री पावर उन्होंने काफी कम कर दी। दूसरा, अब ये कह रहे हैं कि हम नाटो में नहीं जाएंगे, तो ये दूसरा डेवलपमेंट है। तीसरा, वो कर रहे हैं, तो बाय एंड लार्ज वो जो पुतिन के टारगेट्स हैं वो पूरे होते अभी की बातों से लग रहे हैं। जब ये एग्रीज हो जाते हैं, फिर जो है वो टॉप लेवल पे शिखर वार्ता होगी जी। और उसमें जो भी है, कुछ रशिया भी इनको कंसेशन देगा, ऐसा नहीं है कि ये सरेंडर ही होगा। और मुझे लगता है कि अगर ये ज़ेलेंस्की ये सारी शर्तें मानते हैं तो उनकी सरकार जो है वो चलती रहेगी, मगर वो जो वो चाहते थे वो नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के सारी लड़ाई में असली कर्नल शैलेंद्र, एक क्लोजिंग कमेंट के लिए आपके पास में मैं आना चाहूंगा। रशिया की शर्तें थी सैन्य कार्रवाई बंद हो, रशिया की शर्तें थी संविधान में बदलाव हो, रशिया की शर्त थी क्रीमिया को मान्यता दें, और रशिया की शर्त थी डोनेस्क, लुहांस्क को स्वतंत्र देश के तौर पर माने और नेटो में शामिल होने की जिद छोड़ें ज़ेलेंस्की। आधी शर्त मान गए हैं ज़ेलेंस्की। क्या माना जाए कि आगे अगले कुछ घंटे में युद्ध रुक जाएगा? नहीं, कुछ घंटे में युद्ध रोकना अपने आप में इम्पॉसिबल नजर आता है, क्योंकि जिस तरीके से रशिया चल रहा है, जिस तरीके से एक तरफ पीस टॉक की बात हो रही है, दूसरी तरफ बम्बार्डमेंट का प्रेशर है, इसी तरह यूक्रेन भी जिस तरीके के क्लेम करता चला जा रहा है कि हम भी बहुत ज्यादा कैजुअल्टी कर रहे हैं, कुछ घंटे में तो नहीं हो पाएगा, ये बात निश्चित है। क्योंकि इस तरह की लड़ाई रुकते रुकते, ठीक है सर, मेरी डिबेट का, आई एम सो सॉरी आपको रुकना पड़ रहा है, कमर्शियल ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, मेरी डिबेट का वक्त भी पूरा हो गया है। मेजर जनरल रिटायर्ड GKS परिहार, आपका शुक्रिया। कर्नल रिटायर्ड शैलेंद्र सिंह मेरे साथ में थे, इसके अलावा डॉक्टर धीरज कौल और प्रमोद पाहवा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बेशकीमती समय आपने मेरे लिए और मेरी टीम के लिए निकाला है। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन याद रखिएगा कि जितनी भी खबरें यूक्रेन, पोलैंड, हंगरी, रशिया, अमेरिका से आएंगी, पहली खबर, सच्ची खबर, सटीक खबर, अब बिना लाग लपेट, बिना ड्रामा किए हुए खबर हम आप तक पहुंचाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक।